नमस्कार दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का सोच रहे हैं तो इन 4 बातों को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये 4 ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स कभी ना कभी करते हैं, जिसकी वजह से उनके वेल्थ क्रिएशन में एक बाधा खड़ी होती है और जो गोल वो सेट करते हैं उसे भी सक्सेसफुली पाने में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि आप एक अच्छी नॉलेज और एक अच्छा टेक अवे यहाँ से लेके जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है कि हम लोग NAV को एज अ शेयर प्राइस कंपेयर करते हैं। जिस तरीके से हम छोटे शेयर्स को, अच्छी कंपनीज जिनकी शेयर प्राइस कम चल रही है, उन्हें हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उन्हें हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी तरह हम NAV को भी शेयर प्राइस समझते हैं और जिनकी NAV, जिन म्यूचुअल फंड्स की NAV कम होती है उसे हम प्रायोरिटी देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनमें ग्रोथ की अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम उन्हें चूज़ करते हैं। जबकि NAV से कंपनी की या म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। NAV की कम या ज़्यादा होने के कई रीज़न हो सकते हैं। सो NAV को हमेशा इग्नोर करना चाहिए। NAV से हमें बिल्कुल भी लेना देना नहीं होना चाहिए। NAV पास्ट या फ्यूचर की परफॉर्मेंस का मापदंड नहीं होती है। बजाय इससे कि आप NAV देखें, आप कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखिए, आप कंपनी का जो फंड मैनेजर है वो देखिए, आपका फंड कौन मैनेज कर रहा है। क्योंकि अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा है तो चाहे NAV कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो आपको एक अच्छे रिटर्न, अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में सक्षम होगा। और अगर फंड मैनेजर आपका अच्छा नहीं है तो आपकी NAV चाहे कितनी भी कम हो, आपको एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन में बाधा हो सकती है। तो हमेशा NAV को इग्नोर करना चाहिए, NAV को इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। फंड मैनेजर कौन है या फिर कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है म्यूचुअल फंड की, इसे पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट, 2 तरीके से प्लान होता है, एक डिविडेंड प्लान होता है, एक ग्रोथ प्लान होता है। जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक रेगुलर इनकम को पाने के लिए डिविडेंड प्लान को चूज करते हैं, जहां पर उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए। बट यहाँ पर सोचने लायक बात यह है, वो डिविडेंड आपको कहाँ से मिल रहा है। वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड कंपनी आप ही के जो एसेट AUM है अपनी कंपनी का, म्यूचुअल फंड का, या जो आपने AUM वहाँ पर जमा करवाया है, आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट, उसी में से थोड़ा हिस्सा आपको वापस मिल रहा है। तो अगर आप उसे वापस ले लेते हैं तो जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट होता है, उसमें जो आप बेनिफिट उठा सकते हैं कंपाउंडिंग का, वहाँ पर आप मिस कर जाते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आपका गोल काफ़ी दूर है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि डिविडेंड प्लान की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि ये आपकी एक कंपाउंडिंग अपॉर्चुनिटी को कम कर देता है और आपका जो वेल्थ क्रिएशन का सपना है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। चलिए तीसरा पॉइंट, बेयर मार्केट में हम लोग डर जाते हैं और हम लोग अपनी SIPs को कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब मार्केट डाउन साइड में है तो हम अपनी SIPs बंद कर दें, हम सोचें कि फिर जब वापस रिवर्सल लेगा तो हम अपनी SIPs को स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। SIP एक डिसिप्लिन है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एक सिस्टमेटिक प्लान है। इसे बीच में ब्रेक नहीं किया जाना चाहिए। अगर आपकी SIP शुरू हो चुकी है, आपने सोचा है कि 5 साल तक मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा और पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से 5 साल में मेरा या 7 साल में मेरा गोल रियलाइजेशन हो जाएगा, गोल अचीवमेंट हो जाएगा, तो आपने जो सोचा है उसे तोड़िए मत, उसे रोकिए मत जब तक कि उस म्यूचुअल फंड में कोई कमी ना दिखे आपको, राइट। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बेयर मार्केट हो चाहे बुल मार्केट हो, अगर आपने एक सिस्टमेटिक SIP शुरू की है, अगर आपने एक डिसिप्लिन स्टार्ट किया है इन्वेस्टमेंट को लेकर के, तो उसे आपको बनाए रखना है, उसे आपको बिगाड़ना नहीं है। उल्टा बेयर मार्केट जब होता है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है लोअर NAV पे ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड की यूनिट्स इकट्ठा करने की। तो हमारी तरफ से तो ये रिकमेंडेशन रहती है, दो वी आर नॉट सेबी ऑथराइज एडवाइज़र, बट हाँ जितना हमारा नॉलेज है उसके बेसिस पे हमारी ये रिकमेंडेशन रहती है कि जब भी बेयर मार्केट हो तो आपको उल्टा इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर आपका रिस्क एपेटाइट उस पॉइंट को सहन कर सके, उस रिस्क को सहन कर सके। क्योंकि बेयर मार्केट में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठा कर पाएंगे, जो कि लॉन्गर होराइजन में, लॉन्गर टर्म में आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता है। 4th पॉइंट और लास्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ फंड।
सिलेक्शन ऑफ फंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यही सब कुछ डिसाइड करेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ग्रो होगा। एक अच्छा फंड सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और एक अच्छा फंड सेलेक्ट करने के लिए मेरी तरफ से 2 रिकमेंडेशन है। 2 चीज़ें आपको अच्छे से रिव्यू करनी चाहिए, अच्छे से डिस्कस करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। सबसे पहला आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल 10 साल में कितना रिटर्न दिया है, क्योंकि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो एक गोल रियलाइजेशन होगा, वो गोल जो अचीवमेंट टाइम होगा वो 5 से 10 साल तो होगा ही होगा। इससे कम टाइम के लिए तो इक्विटी में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए नॉर्मली। सो अगर 5 से 10 साल का आपका गोल रियलाइजेशन टाइम है तो आपको उतना ही पीछे भी देखना चाहिए कि पिछले 5 साल या 10 साल में इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है। और अगर अच्छा रिटर्न दिया है तो जिस फंड मैनेजर ने अच्छा रिटर्न दिया है, क्या अभी भी वो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि किसी एक्स फंड मैनेजर ने पिछले 10 साल में आपको 16% 17% का CAGR रिटर्न दिया है अपने म्यूचुअल फंड में, बट अब उस फंड को वो मैनेज नहीं करते हैं, कोई और उस फंड को मैनेज करते हैं। 6 महीने पहले, साल भर पहले या 1 महीने पहले उन्होंने छोड़ दिया, कोई भी रीज़न हो, अब करंट में वो फंड मैनेजर नहीं है, तो आप उस फंड पुराने वाले मिस्टर एक्स के डेटा के बेसिस पे हिस्ट्री के बेसिस पे आप डिसाइड कर लेंगे। लेकिन अब जो मिस्टर वाई उस फंड को मैनेज कर रहे हैं, अब उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो नॉलेज है, वो डिसाइड करेगा कि अब आगे ये फंड किस तरीके से फॉलो होगा, किस तरीके से रिटर्न जनरेट करेगा। तो इन 2 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान में रखते हैं, साथ ही साथ अगर आप फंड को समय समय पे बेंचमार्क्स के साथ में रिव्यू करते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी फंड को चूज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन में मदद मिल सकती है। मैं आशा करता हूं कि इन 4 पॉइंट्स से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ लेके जा रहे हैं, कुछ पॉजिटिव बातें लेके जा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। धन्यवाद। फाइनेंस एंड शेयर बाजार से जुड़ी हुई इस तरह की अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल सके। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।